दोस्तों आज अक्की की फिल्म रिलीज हुई है वेलकम टू द जंगल और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे हैं फरहाद सामजी ने। अब जबकि राइटर फरहाद है तो ज्यादा कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे कि कितने कमाल की राइटिंग होगी। इस फिल्म का डायरेक्टर है अहमद खान और जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो उस वक्त मैंने अहमद भाई से पूछा था कि भाई साहब आप फरहाद से क्यों लिखवा रहे हो, आपको तो पता ही है वो कितना कमाल का राइटर है और बार बार आप उसी के साथ काम क्यों करते हो। तो अहमद भाई ने मुझसे कहा था कि भाई फरहाद का जो बेटा है वो मेंटली चैलेंज है, बस यही वजह है कि इसकी हेल्प करता हूं, मैं बार बार इसी से लिखवाता हूं। ये एक ऐसा रीजन है जो मेरी समझ में मरते दम तक कभी नहीं आएगा। अरे भाई अगर आपके दोस्त का बेटा मेंटली चैलेंज है और आप उसकी हेल्प करना चाहते हो तो उसको पैसे दे दीजिए। यह कहां तक सही है कि आप 150-200 करोड़ रुपए की फिल्म बना रहे हो और उसकी राइटिंग फरहाद सामजी से लिखवा रहे हो उसकी हेल्प करने के लिए, जबकि आपको पता है कि उसको राइटिंग का ABCD कुछ भी नहीं आता। अगर वो फिल्म लिखेगा तो फिल्म बर्बाद ही होगी, सुपर डुपर डिसास्टर ही होगी। तो आप अपने कैरियर से खिलवाड़ कैसे कर सकते हो, निर्माता के करोड़ों रुपए बर्बाद कैसे कर सकते हो सिर्फ एक आदमी की हेल्प करने के लिए। हॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी द प्रोड्यूसर, बस उसी फिल्म को कॉपी करके इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म की कहानी 4 लाइन में यह है कि जैकलिन का फादर एक मल्टी बिलियनर आदमी है और उसको घाटा दिखाना है, तो वो एक फ्लॉप फिल्म बनाना चाहता है ताकि उस फिल्म के बनाने में उसके 2-3 हजार करोड़ रुपए डूब जाए और वो ईडी और इनकम टैक्स से बच जाए। तो जैकलिन महाफ्लॉप डायरेक्टर्स यानी कि राजपाल यादव और परेश रावल को साइन कर लेती है। अक्षय कुमार एक महाफ्लॉप भोजपुरी का एक्टर है, उसको भी 200 करोड़ रुपए में साइन कर लेती है। और आगे पूरी फिल्म की कहानी यह है कि उस फिल्म की शूटिंग चल रही है जिसको जैकलिन बना रही है। कमाल यह है कि जब इस फिल्म की शूटिंग चालू होती है तो जो डायरेक्टर है राजपाल और परेश रावल वो भी एक्टिंग करने लगते हैं, जो जैकलिन निर्माता है वो भी एक्टिंग करने लगती है, जो कैमरामैन श्रेयस तलपड़े है वो भी एक्टिंग करने लगता है। मतलब डायरेक्टर कोई नहीं है, निर्माता कोई नहीं है। इसके बाद अब अहमद खान ने आगे की फिल्म अपनी सहूलत के हिसाब से शूट की है। जब वो चाहता है कि राजपाल और परेश रावल डायरेक्टर बन जाए तो डायरेक्शन करने लगते हैं, जब वो चाहता है कि ये एक्टर बन जाए तो वो एक्टिंग करने लगते हैं, जब जैकलिन को चाहता है कि वो निर्माता बन जाए तो वो कहती है मैं निर्माता हूं, और जब अहमद खान चाहता है कि जैकलिन एक्टिंग करने लगे तो वो एक्टिंग करने लगती है। बात खत्म। मतलब इस कहानी के न सर है न पैर है। एक कहावत है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना घटिया है जिसकी कोई इंतहा नहीं है भाई साहब। जो सीन चला गया है उसका उस सीन से कोई लेना देना नहीं है जो चल रहा है, और जो सीन चल रहा है उसका उस सीन से कोई लेना देना नहीं है जो आने वाला है। मतलब अहमद भाई की मर्जी है, जब चाहे वो जो सीन शूट कर सकता है। और ये बॉलीवुड की पहली फिल्म है जिसका इतना कमाल का स्क्रीन प्ले है भाई साहब कि इसमें कोई भी कभी भी आता है और चला जाता है। संजय दत्त आता है चला जाता है, लारा दत्ता आती है चली जाती है। मतलब अहमद भाई ने बोला हुआ था कि भाई जिसको शूटिंग करने आना है आ जाओ, नहीं आना है दिक्कत कोई नहीं है। क्योंकि जो मेरी फिल्म है उसके जो सीन है उनमें एक दूसरे से कोई लेना देना है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। अगर डायलॉग्स की बात करूं तो भाई साहब क्या कहूं, आय हाय हाय, इतने घटिया डायलॉग्स हैं, इतने वाहियात डायलॉग्स हैं। इन डायलॉग्स को सुनकर आप अपना सर पीटोगे, आप अपने आप से पूछोगे कि ये एक्टर कह क्या रहा है। और फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स तो ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं वो सिर्फ अहमद भाई को ही पता है। जैसे कि फरीदा जलाल क्या कहती है वो अहमद भाई को पता है, जॉनी लीवर क्या कहता है वो अहमद भाई को पता है, किरण कुमार क्या कहता है वो अहमद भाई को ही पता है। पब्लिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। वेलकम का एक गाना है ऊंचा कद जो बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर गाना है, उसको भी ऐसे बर्बाद किया है, ऐसे रिमिक्स किया गया है कि भाई साहब उस गाने की भी इस फिल्म में वाट लगा दी है। और जो बाकी के गाने हैं वो तो इतने वाहियात हैं कि किसी भी गाने को आप सुन ही नहीं सकते। फिल्म धुरंधर का वो गाना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हो गया था जिसमें अक्षय खन्ना ने डांस किया था, तो अहमद भाई को लगा कि अगर ऐसा ही एक गाना मैं भी अपनी फिल्म में डाल दूंगा तो भाई साहब ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। तो उस फिल्म की कॉपी करते हुए अहमद भाई ने भी एक ऐसा ही गाना फिल्म में डाल दिया जो इसी तरह से फिल्माया गया है, उसमें इसी तरह से डांस किया गया है। और भाई साहब वो गाना क्या है किसी को समझ में नहीं आता। जो पब्लिक देख रही है वो अपना सर पीटती है, वो ये पूछती है अहमद भाई से कि ये क्या गाना है, क्यों फिल्म में डाला है,
क्या मजबूरी थी आपकी भाई साहब। कमाल यह है कि जब इंटरवल होता है और फिल्म के देखने वालों को थोड़ी राहत मिलती है, उनको ऐसा लगता है कि चलो यार अब थोड़ा बाहर जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि पूरी तरह पक चुके हैं। तभी अक्की पर्दे पर आ जाता है और अक्की कहता है कि भाई साहब हमने एक गाना शूट किया था जिसकी इस फिल्म में जगह नहीं है, तो आप इंटरवल में बाहर मत जाओ, आप इस गाने को देख लो। और वो गाना शुरू हो जाता है। यह इस बात का सबूत है कि डायरेक्टर अहमद खान मेंटली बैंकरप्ट हो चुका है। अरे भाई साहब, अगर आपको इंटरवल में गाना दिखाना था तो आपने इंटरवल क्यों किया? इंटरवल का मतलब यह है कि भाई पब्लिक थोड़ा बाहर जाएगी, राहत की सांस लेगी, कुछ खाएगी पिएगी और वापस आकर फिल्म देखेगी। लेकिन अहमद भाई को अच्छी तरह यकीन था कि जो आदमी इंटरवल में बाहर चला जाएगा वो वापसी नहीं आने वाला। तो अहमद भाई ने एक बहुत ही वाहियात किस्म का गाना इंटरवल में रखा। कमाल यह है कि पब्लिक उस गाने को देखने के लिए रुकती ही नहीं है, पब्लिक बाहर निकल जाती है, क्योंकि पब्लिक यहां तक की फिल्म देखकर पूरी तरह पक चुकी होती है। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म का म्यूजिक एक नंबर का वाहियात म्यूजिक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि भाई साहब ये कारनामा कैसे बना? एक्चुअली अहमद खान की जो पिछली दो फिल्में थी, बागी 3 और हीरोपंती 2, बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्में थी, सुपर डुपर डिसास्टर फिल्में थी। तो उसके बाद प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला ने अहमद से कहा कि भाई साहब मुझे आपके साथ आगे काम नहीं करना है, आप कोई और निर्माता पकड़ लीजिए, उसकी फिल्म बना लीजिए। और बॉलीवुड में तो ऐसा कोई भी एक्टर नहीं था जो अहमद खान की फिल्म करना चाहता हो, क्योंकि सबको पता है कि अहमद को डायरेक्शन का डी भी नहीं आता। तो अब अहमद खान को 100% ये यकीन हो गया था कि उसको अगली फिल्म नहीं मिलने वाली। निर्माता फिरोज नडियाडवाला काफी सालों से एक फिल्म बनाना चाह रहा था, बन नहीं रही थी। वेलकम और वेलकम 2 का डायरेक्टर था अनीस बज़मी। फिरोज भाई ने अनीस बज़मी को मनाने की बहुत कोशिश की कि भाई वेलकम 3 कर दे, लेकिन अनीस ने कहा कि भाई साहब मुझे आपके साथ काम करना ही नहीं है। फिरोज भाई ने एक और डायरेक्टर को भी कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई साहब वेलकम 3 कर दे, उसने भी मना कर दिया कि भाई साहब मुझे आपकी फिल्म नहीं करनी, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। क्योंकि माशाअल्लाह से फिरोज का भी बॉलीवुड में इतना कमाल का नाम है कि कोई भी फिरोज भाई के साथ काम नहीं करना चाहता। और आप सभी जानते हैं कि अक्षय की फिल्म भूल भुलैया 2 कार्तिक आर्यन ने छीन ली थी, हिट रही थी। भूल भुलैया 3 बनी, वो भी हिट रही। और इसके बाद कार्तिक फिरोज के ऑफिस में गया और उसने 2 फिल्में साइन कर ली, यानी कि वेलकम 3 में कार्तिक हीरो होने वाला था। तो जब कार्तिक ने फिरोज की 2 फिल्में साइन कर ली तो अक्षय भी डर गया। अक्की को लगा कि भाई अगर कार्तिक इसी तरह मेरी फिल्में छीनता गया तो मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। तो अक्की को भी फिरोज की फिल्म करनी थी ताकि उसकी फिल्म कार्तिक ना कर सके। और फिरोज भाई को तो किसी भी हाल में फिल्म बनानी ही थी। और अहमद खान के पास भी कोई और चांस नहीं था, कोई और फिल्म नहीं थी, उसके पास भी ये एक ही फिल्म थी। और ये बहुत अच्छी बात है कि अहमद और अक्षय की बहुत पुरानी दोस्ती है। तो जब अहमद ने अक्की से कहा कि भाई मेरी हेल्प कर दे, तो अक्की अहमद की हेल्प करने के लिए राजी हो गया और ये फिल्म करने के लिए राजी हो गया। जब फिरोज भाई ने इस फिल्म का अनाउंसमेंट किया अहमद के साथ, तो मैंने फिरोज भाई से पूछा कि आप अहमद के साथ फिल्म क्यों कर रहे हो जबकि आपको पता है कि अहमद को डायरेक्शन नहीं आता। तो फिरोज भाई का कहना था कि भाई साहब मैंने बहुत कोशिश कर ली कि अनीस भाई मेरी फिल्म कर दे, लेकिन वो मान नहीं रहे, कोई और डायरेक्टर मुझे मिल नहीं रहा। तो मुझे पता है कि अहमद को डायरेक्शन नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं सिवाय इसके कि मैं अहमद खान के साथ फिल्म करूं। तो कहने का मतलब यह है कि यह प्रोजेक्ट एक मजबूरी था, निर्माता की मजबूरी, निर्देशक की मजबूरी, हीरो की मजबूरी। और यह बात तो मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि अगर डायरेक्टर आ गया है, हीरो आ गया है, प्रोड्यूसर आ गया है, तो भाई साहब फिर उस फिल्म को बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है यह कारनामा ऐसे बना। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले बताया गया कि इस फिल्म में बहुत सारा एक्शन है, लेकिन कमाल यह है कि वो एक्शन इतना घटिया है जिसको देखकर आप अपना सर पीटने लगोगे। आप पूछोगे कि भाई साहब ये किस तरह का एक्शन है, ये हो क्या रहा है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो भाई साहब क्या कहूं, जब किसी एक्टर को यही पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है तो वो एक्टिंग क्या करेगा। जब किसी भी एक्टर को यही पता नहीं था कि उसका रोल क्या है तो वो एक्टिंग क्या करेगा। मेरे हिसाब से सभी एक्टरों ने अपने रोल के मुताबिक ठीक ठीक एक्टिंग की है, लेकिन जब फिल्म में स्क्रीन प्ले ही नहीं था तो उन बेचारों की एक्टिंग से इस फिल्म को कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे तो फिल्म में तकरीबन 30-40 एक्टर है, लेकिन 3-4 ही एक्टर है जिनका मेजर रोल है, जैसे कि अक्की, जैकलिन, दिशा, सुनील शेट्टी, परेश रावल। आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म को प्रमोट किया गया एज ए कॉमेडी फिल्म, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस फिल्म को देखते हुए दर्शक हंसते नहीं हैं। भाई साहब हम भी इस फिल्म को देखते हुए हंसे,
कुर्सियों से भी नीचे गिरे। बस हर सीन को देखते हुए हम ये पूछते थे कि यार ये सीन कैसे हो सकता है, ये सीन अहमद भाई ने सोचा कैसे, ये अहमद ने शूट कैसे किया। वैसे तो हम 10 लोग थे, इंटरवल में 5 लोग चले गए थे, 5 बाकी रह गए थे, लेकिन आखिर तक हम 5 लोग एक दूसरे से यही पूछते रहे कि भाई साहब कोई भी निर्माता निर्देशक ऐसी फिल्म कैसे बना सकता है। तो भाई साहब हमने अपने बाल भी नोचे, अपने आप को थप्पड़ भी मारा और भाई साहब हंस हंस के लोटपोट भी हुए, सिर्फ ये पूछने के लिए कि अहमद भाई ये फिल्म आपने सोची कैसे है, ये फिल्म आपने बनाई कैसे, ये ऐसे सीन आप लाए कहां से गुरुजी। भाई साहब अहमद भाई क्या बना दिया भाई साहब। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो अहमद भाई को डायरेक्शन का डी भी नहीं आता। अहमद भाई को बिल्कुल नहीं पता कि डायरेक्शन किस चिड़िया का नाम है, और पूरा बॉलीवुड यह बात अच्छी तरह जानता है। यही वजह है कि कोई भी हीरो अहमद के साथ काम नहीं करना चाहता। और अहमद भाई को राइटिंग का भी ABCD कुछ पता नहीं है। लेकिन कमाल यह है कि इसके बावजूद भी अहमद भाई अपने आप को जीनियस डायरेक्टर मानता है, जीनियस राइटर मानता है। अहमद भाई को ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में जितना उसको पता है किसी और को बिल्कुल भी पता नहीं है, जबकि अहमद भाई को ABCD कुछ भी नहीं पता फिल्मों का। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि अहमद खान बॉलीवुड का नंबर 1 कोरियोग्राफर है। तो जब अहमद भाई को डायरेक्शन का नहीं पता, राइटिंग का नहीं पता, तो फिल्म क्या बनाएगा। तो जाहिर सी बात है अहमद भाई जब भी कोई फिल्म बनाता है कॉपी करके बनाता है। वो एक फिल्म में 2-3 फिल्मों को मिक्स कर देता है, 2 सीन यहां से उठाए, 4 सीन यहां से उठाए, 6 सीन वहां से उठाए, फिल्म बना देता है। बस वही इस फिल्म में किया। कहने का मतलब यह है कि अहमद खान का डायरेक्शन बहुत ही वाहियात है, बहुत ही घटिया है। ऐसा डायरेक्शन है कि इस फिल्म को देखने के बाद बॉलीवुड में कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जो अहमद के साथ फ्यूचर में काम करेगा। यानी कि अहमद खान के कैरियर की यह आखिरी फिल्म है। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म है, बहुत ही घटिया फिल्म है। ये बॉलीवुड के इतिहास की गिनी चुनी घटिया फिल्मों में से एक है। ये फिल्म 2.5 घंटे का एक ऐसा टॉर्चर है जिसको 80% दर्शक आखिर तक नहीं देखेंगे। कुछ लोग इंटरवल में छोड़कर चले जाएंगे और कुछ लोग फिल्म के खत्म होने से पहले छोड़कर चले जाएंगे। अक्षय कुमार इस फिल्म में सिर्फ भोजपुरी एक्टर बना नहीं है, बल्कि ये फिल्म वाकई ही भोजपुरी फिल्मों से भी गई गुजरी फिल्म है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें देखने के लिए कुछ भी नहीं है। जो इस फिल्म को देखने जाए वो अपने पैसे बर्बाद करेगा, अपना टाइम बर्बाद करेगा और अपना सर पीटते हुए घर वापसी आएगा। तो अगर इस फिल्म का टिकट आपको फ्री मिल रहा है, साथ में पॉपकॉर्न मिल रहा है, साथ में कोल्ड ड्रिंक मिल रहा है, तब भी आप इस फिल्म को देखने नहीं जाना। क्योंकि अगर आप इस फिल्म को देखने गए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब आप थिएटर से बाहर निकलेंगे तो पागल होकर ही निकलेंगे। मैं इस फिल्म को एक भी स्टार नहीं दे सकता, क्योंकि 150 करोड़ रुपए बर्बाद करके अगर ऐसी फिल्म बनाई गई है तो यह एक हिमाकत है, शर्मनाक हरकत है, यह एक क्राइम है। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 0 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 2। मुझे ऐसा लगता है कि यह फिल्म रियल बिजनेस करेगी 50 से 60 करोड़ का। दोस्तों, अगर आपने यह रिव्यू देखा है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक जरूर करना। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।